हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंट्री। मैं दीपनी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ बैंक पीओ इन 2021। देखिए, इंडिया की जो सबसे प्रेस्टिजियस जॉब्स में से एक है बैंक पीओ, जिसके लिए स्टूडेंट काफी मेहनत करते हैं और उन्हें पता है कि इसके स्पेशल बेनिफिट्स हैं। मतलब पे स्केल तो अच्छा है ही, साथ में रेप्यूटेशन भी बहुत अच्छी है और ग्रोथ भी काफी अच्छी मिलती है इसमें। अब वो ग्रोथ कैसे अच्छी मिलती है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, आप किस तरीके से बैंक के पीओ बन सकते हैं, पीओ एग्जैक्टली है क्या चीज, तो हम वो सारी चीज डिस्कस करेंगे जिसमें आपका एग्जामिनेशन कौन कौन से करवाते हैं जिससे आप पीओ बन जाएं, है ना। सिलेबस क्या रहता है, पैटर्न क्या है, ये हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक बैंक पीओ। तो देखिए, बैंक पीओ क्या है। पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि ये आप हो गए यहां पर मैनेजर्स। तो मतलब आप बैंक के मैनेजर्स हैं जो कि स्टार्टिंग में प्रोबेशन पीरियड पर रहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2 साल का रहता है। ठीक है, तो हम यहां पर यही मान के चलते हैं कि आप मैनेजर बस बन चुके हैं एक बार आपने एग्जाम क्लियर कर लिया उसके बाद। ठीक है, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर क्या है, वो बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर हैं स्केल 1 के बैंक में। ठीक है, अब ये जो बैंक पीओ होते हैं ये कौन होते हैं, ये जूनियर मैनेजर हो गए ग्रेड 1 के। अब यहां पर क्या होता है, जब आप पीओ बन रहे हैं तो ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका एक बार जैसे ही खत्म होता है, जिसमें आपका प्रीलिम्स होगा फिर मेंस होगा, है ना, इंटरव्यू के बाद आप जैसे ही पीओ बनते हैं उसके बाद आप ट्रेनिंग पीरियड में जाते हैं। प्रोबेशन पीरियड का रहता है ना, जहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और जो प्रोबेशन है वो आपका ऑलमोस्ट 2 साल का रहता है और फिर वो बैंक टू बैंक वेरी भी करता है ना। अब बैंक्स अलग अलग कैसे हो गई, अब देखिए, जब आप बैंक के पीओ बन रहे हैं तो हो सकता है आप सरकारी बैंक में जाएं, है ना, या फिर आप प्राइवेट बैंक में जाएं, तो किसी में भी हो सकता है। अब प्राइवेट बैंक में आप कैसे पीओ बन सकते हैं, सरकारी में कैसे बन सकते हैं, इन सब का भी डिस्कशन करना है। तो वो सब डिस्कशन करने से पहले हम जरा ये देख लें कि रोल क्या होता है पीओ का, मतलब पीओ बनकर आप करेंगे क्या। तो पीओ को अलग अलग वर्टिकल्स में ट्रेन किया जाता है। कौन कौन से वर्टिकल्स में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग, बिलिंग, इन्वेस्टमेंट, है ना, इन सब में। और जो मेन पर्पस है वो क्या होता है इनका, ये क्या करते हैं, ये ऑप्टिमल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। ठीक है, अब इनका जो मेन टास्क है उसमें क्या क्या आ गया, ये श्योरिटी देते हैं कि जो बैंक है ना वो इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, मतलब यहां पे जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते ही जाएं, है ना। और वो प्रॉफिट्स कैसे बढ़ेंगे, जब आप कस्टमर्स को प्रॉपर वे में हैंडल करेंगे। तो कस्टमर्स को आप प्रॉपर वे में हैंडल करें, उनकी कंप्लेंट्स लें। ठीक है, उनके इश्यूज हैं, जैसे कि अकाउंट से रिलेटेड इश्यू हो सकता है, कोई चार्जेस हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई लग गए हैं, कस्टमर को लगता है ये बेमतलब में है, तो वो रेक्टिफिकेशन करें। एटीएम के इश्यूज हैं, ये सब। अब इन सब के अलावा और क्या पीओ कर सकता है, जब आप मैनेजर की पोस्ट पर जा चुके होंगे तो आप फिर लोन का अप्रूवल भी देखेंगे, है ना। फिर लोन के अप्रूवल के अलावा आप अगर देखा जाए तो एक तरह से ऑलराउंडर है यहां पर, है ना, जिसमें आप छोटे छोटे सारे इश्यूज देख रहे होंगे। ठीक, तो यहां पर आप एक तरह से लीडिंग अथॉरिटी हैं, जहां पर आपके पास कुछ और आपके कलीग्स हैं जो आपके लिए वो पर्टिकुलर चीजों में हेल्प आउट करेंगे। फाइन, तो लोन आउट भी जो होगा, लोन का सैंक्शन भी होगा, वो भी आप देखेंगे, है ना। अब बात कर लेते हैं पीओ के एग्जामिनेशन की। तो देखिए, पीओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक्स दोनों ही हैं, है ना। अब आप अगर गवर्नमेंट बैंक्स में जाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, आप आईपीएस का एग्जाम दे सकते हैं, है ना। इस आईपीएस के एग्जाम के अंदर बहुत सारी बैंक्स आती हैं, जैसे कि आपकी पंजाब नेशनल बैंक हो गई, है ना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जो कि अब इनका मर्जअप हो चुके हैं ये। उसके अलावा आपके लिए बहुत सारी अलग अलग बैंक्स हो गई, जैसे कि कैनरा बैंक है, ये सब आईपीएस के थ्रू आपको सिलेक्शन देंगी। फिर अगर मैं एसबीआई की बात कर लूं तो एसबीआई अपना इंडिविजुअल अलग से एग्जाम कंडक्ट कराती है। अब आपको प्राइवेट बैंक में जाना है, जैसे कि आईसीआईसीआई हो गई, एचडीएफसी हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, तो इन बैंक्स के लिए क्या है, ये आपकी प्राइवेट बैंक्स हैं, तो इनके लिए आपके अलग से एग्जाम होते हैं। अभी एग्जाम्स कैसे होते हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको ट्रेनिंग देती हैं, उसके बाद आपको डायरेक्टली सिलेक्शन देती हैं, लेकिन उनके लिए कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया फिक्स्ड है। तो सभी बैंक्स में क्या क्या परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो बैंक के पीओ के एग्जाम के लिए कंडक्टिंग बॉडीज में से आपकी आईपीएस हो गई, एसबीआई हो गई, फिर मैंने आपको यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया मणिपाल यूनिवर्सिटी का, जो कि आपको प्राइवेट बैंक्स में एंट्री दिलाएंगे, है ना। तो ये तो हो गए पीओ के एग्जाम्स के बारे में। अब ये एग्जाम जब कंडक्ट होता है तो क्या क्या सिलेबस रहता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए,
बैंक के पीओ के सिलेबस की बात कर लेते हैं और एग्जामिनेशन की पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो पीओ का जो रिक्रूटमेंट है, पीओ यानी कि आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट है वो जनरली 3 स्टेप्स में होता है। 3 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? पहला और दूसरा जो स्टेप है वो आपका रहेगा रिटन टेस्ट। ठीक है, जो रिटन टेस्ट है पहले 2 फेज का, उसे हम क्या बोल देंगे? पहले फेज को बोलते हैं प्रीलिम्स और उसके बाद वाले फेज को बोलते हैं मेंस एग्जामिनेशन। तो जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं वो कैंडिडेट बैठते हैं मेन एग्जाम्स में, और मेंस एग्जाम आप एक बार जब क्रैक कर लेते हैं, कट ऑफ आपकी आ जाती है, उस कट ऑफ के बाद आपकी जो थर्ड स्टेप है वो है आपकी इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू प्रोसेस आप जैसे ही क्रैक करते हैं उसके बाद आपको सिलेक्शन मिल जाता है, यानी कि आपका नाम आ जाता है जैसे ही मेरिट लिस्ट में, आपको आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से एक पोस्ट दे दी गई जिसका नाम है पीओ, जिसके लिए आपने अप्लाई किया था। तो यहां पर आप जैसे ही पीओ के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं फिर आपकी वर्किंग स्टार्ट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका ट्रेनिंग पीरियड जो 2 साल का है उसमें आप रहेंगे, है ना। और अब जब एग्जामिनेशन की बात करें तो अब इसमें आता क्या क्या है, तो देखिए सिलेबस की अगर बात कर लें तो कैंडिडेट को प्रीलिम्स के लिए मेनली 3 सेक्शंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी, ये आपके क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी आपको देखनी है। अब यहां पर कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पर इंग्लिश सेक्शन भी आता है और कुछ एग्जाम्स हैं जहां पर केवल आपका क्वांट और रीजनिंग सेक्शन ही आता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग एग्जाम्स के ऊपर। अब जैसे अब आरआरबी के बारे में बात कर लें तो आरआरबी में आपका केवल मैथ्स और रीजनिंग आता है, यानी कि क्वांट और रीजनिंग आता है। लेकिन और एग्जाम्स की बात कर लें तो उसमें आपका इंग्लिश सेक्शन भी आ जाता है। जैसे ही आप प्री एग्जाम क्लियर करते हैं उसके बाद आपका आता है मीन्स का एग्जाम। मीन्स के एग्जाम में आपके जनरली 5 सेक्शंस होंगे। कौन कौन से? जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके करंट अफेयर्स, है ना, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, ये सब आता है। फिर आता है कंप्यूटर नॉलेज, कुछ एग्जाम्स में स्पेशल कंप्यूटर नॉलेज का सेक्शन आता है जैसे कि आरआरबी। और अब मैं आईपीएस के एग्जामिनेशन की बात कर लूं तो आपका कंप्यूटर नॉलेज और रीजनिंग सेक्शन ये एक साथ कंबाइंड फॉर्म में आता है। फिर मैं बात कर लेता हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, है ना। तो ये जो आपके सेक्शंस हैं ये आपके हो गए मींस एग्जामिनेशन के लिए। अब ये पैटर्न जो है वो डिफर करता है बैंक टू बैंक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप आरआरबी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी में आपका कंप्यूटर सेक्शन अलग से आएगा, और अगर आप आईपीएस में जा रहे हैं तो आईपीएस के पीओ के एग्जाम के लिए आपका कंप्यूटर और रीजनिंग सेक्शन एक साथ आता है कंबाइंड फॉर्म में, है ना। तो ये हो गया आपका सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी वाले पार्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो बैंक के जो पीओ की सैलरी रहती है बहुत ही अच्छी सैलरी है। ठीक, जो बेसिक पे है वो है आपकी 23,700, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपका यही सैलरी है। इसके अलावा अब आपका डीएनएस अलाउंस भी आता है, इसमें हाउस रेंट अलाउंस भी एडअप होगा, सीसीए यानी कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंस एडअप होगा, अदर अलाउंसेस भी होते हैं, स्पेशल अलाउंस। तो ये सारी चीज जब एडअप होती है तो आपकी सैलरी आपकी जो पहुंचती है वो होती है 40,239 अप्रॉक्स। लेकिन ये और ज्यादा होता है क्योंकि जैसे हम हाउस रेंट की बात कर लें तो ये आपका सिटी टू सिटी भी वेरी कर रहा है, तो आपका जो अमाउंट है वो काफी अच्छा जाता है, हाँ, इवन 50,000 के अप्रॉक्स भी पहुंचता है। फाइन, तो ये तो स्टार्टिंग की बात है। फिर आप जैसे जैसे ग्रोथ गेन करते जाएंगे वैसे वैसे आपका अमाउंट बढ़ता भी जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ती भी जाएगी। तो सैलरी जो है ऑलमोस्ट सभी बैंक्स में सेम रहती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है अलग अलग। किसी एसबीआई की बात कर ले तो अलग हो गया, है ना, आईपीएस के थ्रू रिक्रूटेड है तो उसका अलग हो गया, या फिर प्राइवेट बैंक है तो उसका अलग हो गया। लेकिन ऑलमोस्ट आपका जो पे स्केल रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि आपका स्टार्टिंग का पे स्केल भी अच्छा है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अब मैं न्यूज़पेपर की बात करूं तो न्यूज़पेपर के अलाउंस मिल रहा है आपको, ट्रेवल अलाउंस भी मिल रहा है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इवन फर्नीचर के लिए भी आपको अमाउंट मिलता है। तो बैंक की जो पीओ की सैलरी है वो काफी अच्छी रहती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो एलिजिबिलिटी जो है वो कैंडिडेट्स की एज जो है वो 21 से 30 के बीच में रहनी चाहिए। फाइन, अब उसमें जो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज का रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एक्स सर्विसमैन और वो स्टूडेंट्स जो कि जम्मू एंड कश्मीर के कोटा को लेते हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन अगर बात कर ले मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो वो है आपकी ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि नीडेड है। अब हम परसेंटेज क्राइटेरिया की बात कर लें, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को ये टेंशन रहती है कि मेरे परसेंटेज तो 59 ही रह गए, मेरे परसेंटेज तो 54 ही रह गए, लेकिन मैं तो टैलेंटेड हूं, मैं मेहनत करके एग्जाम निकाल सकता हूं, क्या मैं इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बैंक्स पर डिपेंड करता है कि कौन कौन परसेंटेज क्राइटेरिया रख रहा है और कौन कौन नहीं रख रहा है। अब जैसे कि प्राइवेट बैंक की बात कर लूं, मणिपाल यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपना अलग क्राइटेरिया कर रखा है। तो कुछ जगह है कि जहां पर 60% आपकी जनरल कैटेगरी के लिए कह रखा है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए,
और बाकी कैटेगरीज के लिए आपका जैसे कि SC ST कैटेगरी के लिए 55%, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। मोस्ट ऑफ दी बैंक्स जो हैं वो ज्यादातर क्राइटेरिया परसेंट क्राइटेरिया नहीं देख रही हैं, आपको बस ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब ग्रेजुएशन में भी कुछ लोग पूछते हैं कि हमारा बीटेक ही होना जरूरी है, कि हमारा BSc होना जरूरी है। नहीं, ग्रेजुएशन का मतलब उन्होंने साफ कह रखा है कि आप बस ग्रेजुएशन वाले होने चाहिए, और जो कि आपकी एक यूनिवर्सिटी है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, वहां से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, बस दैट्स इट। तो प्लीज डू नॉट पैनिक कि भाई मेरा परसेंटेज इतना नहीं है, क्या मैं बैठ सकता हूं? बिल्कुल बैठ सकते हैं। बस जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप एक बार चेक कर लीजिए उन्होंने क्या क्राइटेरिया दे रखा है। लेकिन मैक्सिमम बैंक के एग्जामिनेशन में परसेंटेज क्राइटेरिया की आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैक्सिमम जगह आपको नहीं मिलेगा। एक चीज और कि आपका जो कैंडिडेट है, जो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, फाइन। अब बात कर लेते हैं अपर एज क्राइटेरिया की। जैसे कि मैंने बताया कि एज लिमिट है, तो मैक्सिमम एज लिमिट किस में कितनी रख रखी है? IPS RRB ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 28 ईयर्स। IPS RRB ऑफिसर स्केल की बात कर लूं तो इसकी एज लिमिट है 30 ईयर्स। IPS PO में मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। IPS क्लर्क में मैक्सिमम एज है 28 ईयर्स। RBI ग्रेड B की मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। SBI PO की मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। SBI क्लर्क में मैक्सिमम एज जो मांग रखी होती है वो होती है 28 ईयर्स। सिमिलरली फॉर RBI असिस्टेंट मैक्सिमम एज है आपकी 28 ईयर्स। तो ये है आपकी अपर एज लिमिट्स ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स। बच्चों को काफी डाउट रहता है कि मेरी एज इतनी हुई क्या मैं बैठ सकता हूं, तो आप ये चार्ट देख लीजिए, ये आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है जिसमें आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। फाइन। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपकी 30 ईयर्स ही है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, जिसमें काफी स्टूडेंट्स अनअवेयर रहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं बैंक एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात कर लूं SBI PO के एग्जामिनेशन के लिए, तो जनरल कैटेगरी SBI PO में केवल 4 बार बैठ सकती है। उसी प्रकार से अगर मैं RBI ग्रेड B के एग्जामिनेशन की बात कर लूं तो वहां पर जो उनका मैक्सिमम कैप है वो आपका किस हिसाब से चलता है, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात कर लूं तो IPS और RBI असिस्टेंट एग्जामिनेशन की कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या पता लगा, तो यहां पर जो लिमिट है वो आपकी SBI PO के एग्जामिनेशन के लिए, और वो कितनी है? 4 अटेम्प्ट। फाइन। तो बाकी सब जो बैंक टेस्ट हैं उनमें केवल अपर एज लिमिट है, जो कि जैसा मैंने आपको बताया था ये आपकी अपर एज लिमिट है, केवल यही रिक्वायर्ड है। लेकिन SBI PO में आप केवल 4 बार ही बैठ सकते हैं। फाइन। अब अगर मैं बात कर लूं मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट फॉर SBI PO, तो कौन सी कैटेगरी कितनी बार एग्जाम दे सकती है? जनरल कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप 4 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से PWD हैं, है ना, तो आप 7 अटेम्प्ट दे सकते हैं। OBC कैटेगरी वाले 7 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। OBC PWD भी 7 अटेम्प्ट दे सकते हैं। लेकिन SC ST पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फाइन। तो SC ST पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जनरल कैटेगरी 4 बार, और उसके लिए अगर मैं OBC की बात कर लूं तो वो 7 बार। फाइन। अब बात करते हैं RBI ग्रेड B के लिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट फॉर जनरल कैटेगरी 6 टाइम्स फॉर RBI ग्रेड B। तो RBI ग्रेड B का जो फेज 1 एग्जामिनेशन है उसके लिए 6 अटेम्प्ट ही दे सकता है जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट। लेकिन रेस्ट्रिक्शन बाकी कैंडिडेट्स पर नहीं है जो कि SC ST OBC या PWD क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। फाइन। तो ये बात करें तो RBI ग्रेड B में फेज 1 के एग्जामिनेशन के लिए केवल जनरल कैटेगरी 6 अटेम्प्ट ही दे सकता है। फाइन। तो ये हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात। अब मैं कैरियर ग्रोथ की बात कर लूं तो गुड कैरियर ग्रोथ है इसमें, मतलब आप अच्छी से अच्छी पोजीशन पे भी पहुंच सकते हैं। जैसे SBI की बात कर लूं तो SBI के जो चेयरमैन है वो ज्वाइन कैसे किए थे पता है? केवल PO की पोस्ट पर, और वो ग्रोथ लेते लेते देखिए कहां पर पहुंच गए, है ना। तो ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। अब आप इवन ग्रेड 2 ऑफिसर की पोस्ट पर पहुंच सकते हैं केवल 3 से 5 साल की सर्विस में। बस ये है, आपको बेस्ट देना है अपना, है ना, और आपके अंदर कुछ टैलेंट होना चाहिए। फाइन। और वो टैलेंट ऑब्वियसली है ही जब आपने एग्जाम क्रैक कर लिया है। अब PO को कुछ रिटन एग्जामिनेशन क्रैक करने पड़ते हैं, ठीक है, और इंटरव्यू प्रोसेस के बाद वो हायर डेजिग्नेशन में प्रमोट हो सकते हैं। तो मैंने जैसा कि कहा टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट तो आपके पास होगा ही, लेकिन साथ में रेगुलर प्रैक्टिस भी बनाए रखिएगा। फाइन। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, आप बड़ी आसानी से अच्छी पोजीशन पे स्विच कर सकते हैं, जैसे कि मैनेजर की पोस्ट पर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पर, इवन जनरल मैनेजर की पोस्ट पर भी आप स्विच कर सकते हैं। तो
कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा है, पे स्केल मैंने आपको बताया बहुत अच्छा है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, परसेंटेज क्राइटेरिया से कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो केवल कुछ इंडिविजुअल बैंक्स में है। सिलेबस में बता चुका हूँ कि आपका प्रीलिम्स में वैसे मैथ्स और रीजनिंग यानी कि क्वांट और रीजनिंग ही आता है, लेकिन कुछ एग्जामिनेशन में इंग्लिश भी है ना। फिर मेंस एग्जाम की बात कर ले तो उसमें जनरल अवेयरनेस हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, है ना, वर्बल एबिलिटी। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपका काफी अच्छा पैटर्न है एग्जाम का, काफी इजीली क्रैक भी हो सकता है, लेकिन यह है कि आपको उसके लिए अच्छे से मेहनत करनी है। अब पता कैसे लगेगा कौन सा एग्जाम कब आ रहा है? तो आईबीपीएस जो है वो अपना चार्ट एक साल पहले ही निकाल देता है, मतलब आपको पहले से ही पता लग जाएगा कि कौन से एग्जामिनेशन कौन कौन सी डेट को होने वाले हैं। तो आप पहले से ही रेडी रह सकते हैं कि हमारे अच्छा ये पर्टिकुलर एग्जाम्स आ रहे हैं। अब इस ईयर की बात कर लें तो इस ईयर में अभी जो एग्जामिनेशन जस्ट अभी अभी हुए हैं वो आईपीएस के एग्जामिनेशन, उससे जस्ट पहले आरआरबी के एग्जाम हुए थे, है ना। अब आईपीएस के एग्जामिनेशन और भी आने वाले हैं। फिर उसमें एग्जामिनेशन में स्पेशली बात करूं तो अभी आपके एसओ के एग्जाम भी आएंगे, है ना, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के, जिसमें आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, बस आपको आईपीएस कैलेंडर के गो थ्रू होना है, और ये आईपीएस कैलेंडर अपना पहले से रिलीज कर देता है, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर लूं तो आप मणिपाल यूनिवर्सिटी ऐसी जगह से आप अपना कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको फिर फाइनली प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं, जिससे आप डायरेक्टली पीओ की पोस्ट पर एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सब जगह जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कैरियर है बैंकिंग का और बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है। सो प्लीज कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट। अब रही बात तैयारी की, तो आप तैयारी कैसे करेंगे? एंट्री एप्लीकेशन पर एक एक चीज मेंशन्ड है, जहां पर आप पढ़ाई के साथ साथ अपने टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट जो कि काफी अच्छे और प्रोफेशनल से द्वारा बनाए गए हैं, जिनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उन टेस्ट को दें, जिससे आप अपनी रैंक को लगातार इंक्रीज करते रहें, बूस्ट अप करते रहें, जिससे आपका सिलेक्शन पहली अटेम्प्ट में हो जाए। फाइन। अब आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, प्लीज डू कमेंट, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। सो थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।